हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह समृद्धि आइज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 को कवर किया था। उसमें हमने देखा था कि आर्ट एंड कल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है, आपके किस किस एग्ज़ाम में आता है, चाहे प्री हो, मेंस हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो या फिर कोई से भी वनडे एग्ज़ाम हो, हर जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ में हमने देखा था कि जो आर्ट एंड कल्चर है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो आपकी सबसे पहले केव आर्किटेक्चर से हुई थी, यानी गुफा स्थापत्य कला से। अब ये गुफा स्थापत्य कला से क्यों हुई थी, ये केव आर्किटेक्चर से ही क्यों हुई थी, क्योंकि आप जब देखेंगे जब मनुष्य जंगलों में निवास करता था तो वो जब शिकार पर जाता था तो इन गुफाओं को ही, जो प्राकृतिक गुफाएं होती थी, उन्हीं को अपने मानव निवास के तौर पर उन्हें यूज़ करता था। जब भी बारिश होती थी या फिर रात को जब उन्हें अपनी रात व्यतीत करनी होती थी सर्दियों में, वो इन्हीं गुफाओं को अपने निवास स्थल के तौर पर यूज़ करता था। तो जब से मनुष्य की शुरुआत होती है तभी से केव आर्किटेक्चर की शुरुआत हो जाती है, यानी गुफा स्थापत्य कला की शुरुआत हो जाती है। ये मानव का आरंभिक जीवन है। इसी के बाद जब आप देखेंगे आगे जाकर जब बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण होने लगा, और उसी समय आप देखेंगे बौद्ध और जैन, ये जो दो धर्म थे, बौद्ध व जैन, इन दोनों लोगों ने जो गुफा स्थापत्य कला था उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आए। वो कैसे? क्योंकि ये लोग हमेशा शहर से बाहर गुफाओं में ही निवास करते थे। तो जब ये गुफाओं में निवास करते थे तो इन्हें जो इन धर्मों को मानने वाले जो शासक हुआ करते थे वो शहर से बाहर जंगल में पर्वतों को काटकर अच्छी अच्छी गुफाओं का निर्माण करते थे। तो ये सब हमने पहले वीडियो में देखा था, कहाँ से गुफा स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी और किस तरह से यहाँ पे इसे देखा गया था। तो सबसे पहले जो गुफा स्थापत्य कला के तौर पर हमने देखा था, इसमें हमने देखा था सबसे पहले भीमबेटका को। अब भीमबेटका आपको कहाँ देखने को मिलेगा? भीमबेटका आपको मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपको देखने को मिलेगा और इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। कब? 2003 में, ठीक ना। 2003 में से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। और जब हम इसकी खोज की बात करेंगे तो इसकी खोज कब की गई थी? इसकी खोज की गई थी आपकी 1958। किसके द्वारा ये की गई थी? डॉक्टर VS, ये VS बाकनकर जी के द्वारा, ठीक ना। ये हमने देख लिया था। फिर अगला जो हमने स्थापत्य देखा था, वो देखा था कौन सा? अगला हमने देखा था अजंता। फिर अगले टॉपिक पर हम पहुंचे थे अजंता। अजंता की गुफाएं आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? अजंता की गुफाएं आपको देखने को मिलती है महाराष्ट्र जिले के औरंगाबाद जिले में। महाराष्ट्र जिले का जो औरंगाबाद जिला है वहाँ पर आप देखेंगे रॉक कट केव्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर टोटल जो केव्स हैं वो आपको इनकी जो खोज की गई थी, ये 220 BC से लेकर 650 BC तक इनका निर्माण किया गया था। और इन्हें जब आप देखेंगे टोटल यहाँ पर कई सारी केव्स हैं, उसमें कई फेमस केव्स भी हैं, ठीक ना। और यूनेस्को के द्वारा जो आपके अजंता केव्स हैं, अजंता ये की केव्स हैं आपकी, ये यूनेस्को के द्वारा आप देखेंगे कब? 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इन्हें दर्जा दिया गया था। फिर इसका हमने देखा था एलोरा केव्स को। एलोरा केव्स में हमने क्या देखा था? एलोरा केव्स में हमने देखा था कि टोटल यहाँ पर जो एलोरा की केव्स भी कहाँ है, ये भी आपकी जो अजंता केव्स हैं उन्हीं से 100 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र का जो सह्याद्री हिल्स है वहाँ पर पाई जाएंगी। अब इनका जो डेवलपमेंट पीरियड था ये था आपका, पहले यहाँ पर नाम लिखेंगे एलोरा, ठीक ना, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? एलोरा केव्स की। एलोरा केव्स, ठीक ना। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे इनका जो टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड था आपका 5th and 11th सेंचुरी AD, ये इनका टाइम पीरियड था, ठीक। इसी के बाद जब आप देखेंगे आगे जाके कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एलोरा केव्स में टोटल आपको 34 केव्स देखने को मिलेंगी। तो 34 केव्स में से जो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले 17 जो केव्स हैं वो हिंदू रिलीजियन से संबंधित हैं।
फिर उसके बाद जो आपकी 14 केव्स हैं, सॉरी 12 केव्स हैं, 17 आपके हिंदू रिलीजन से, 12 जो है आपके वो बुद्धिस्ट है, ठीक ना। और जो आपके 5 केव्स हैं वो जैनीज हैं, वो जैन धर्म से संबंधित हैं। ये यहाँ पर गुफा स्थापत्य कला की हमने इतनी बात की थी। फिर एलोरा के बाद आगे जब हम बढ़े थे तो हमने यहाँ पर देखा था कौन सा लास्ट, बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? बाघ की गुफाएं आपको देखने मिलेंगी BAGH, बाघ केव्स। ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? ये आपको देखने मिलेंगी मध्य प्रदेश के धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार, ठीक है ना। इस चीज़ को वैसे भी याद रख सकते हैं, बाघ यानी कि शेर, और शेर के पंजे होते हैं कैसे, धारदार। तो बाघ की गुफाएं कहाँ पाई जाएंगी? बाघ की गुफाएं पाई जाएंगी आपको धार में। यहाँ पर हमने टोटल देखा था, यहाँ पर भी कई सारी से केव्स थी, और जो इनका टाइम पीरियड था, इन्हें 4th to 6th AD के बीच में बनाया गया था, ठीक। और सबसे पहले इनकी जो खोज हुई थी वो 1818 में हो गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ये बाघ की केव्स थी, इसके कई सारे हमने फीचर्स देखे थे और इसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब जो आज हमारा टॉपिक है वो है आगे की जो स्थापत्य कला है, जो केव स्थापत्य कला है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो वीडियो है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जो पहला पार्ट था उसका, और इसकी जो PDF है जो हमने पहले प्रोवाइड करवाई थी आपको पार्ट 1 की, उसी तरह पार्ट 2 की भी PDF आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी इंग्लिश में, और हिंदी की आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की दोनों की एक साथ PDF मिल जाएगी, जहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। एक बार आपको इन PDF के अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में संपूर्ण, चाहे वो NCERT हो या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो, सभी को यहाँ पे क्रक्स के तौर पर लिया गया है। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले उदयगिरी और खंडगिरी। ये जो उदयगिरी और खंडगिरी हैं, ये दोनों आस पास हैं, मतलब दोनों आमने सामने हैं और 200 मीटर के अंदर ये आपस में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे जो उदयगिरी और खंडगिरी हैं, ये गुफाएं आपको कहाँ मिलेंगी? ये गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर कहाँ पे है? वो आपका भुवनेश्वर में है, आपका उड़ीसा में, जो आपका इंडिया कोस्टल रीजन है। उड़ीसा में आपने एक जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तब आपने देखा होगा कलिंग। कलिंग जो यहाँ पर किंग थे कौन? खारवेल। ये वही कलिंग जगह है जहाँ पर अशोक ने खारवेल से युद्ध किया था, जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। तो ये वही उड़ीसा क्षेत्र, यहीं पर आपको ये गुफाएं देखने को मिलेंगी। इन गुफाओं का जो विकास करवाया गया था, ये कलिंग राजा खारवेल के द्वारा ही करवाया गया था, और इनका जो आरंभिक पीरियड है जब इन्हें बनाया गया तो वो था आपका 209 से लेकर 170 ईसा पूर्व। ये इनका विकास क्रम था। जब आगे जाके आप आगे देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि उड़ीसा में पाई जाएंगी। पहले तो ये बात होगी, इसमें 209 से लेके 170 ईसा पूर्व तक इन्हें यहाँ पर बनाया गया था। महान जो मौर्य राजा थे अशोक, इन्होंने ही खारवेल पर, जो कलिंग राजा खारवेल थे, इन पर जीत दर्ज की थी। कौन से? जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें। अब बात करते हैं गुफा स्थापत्य कला की। जब आप यहाँ पर गुफा देखेंगे तो आपको यहाँ पर आप देखिए 209 से लेके 170 BC तक हमने ये देखा था। अब यहाँ पर जब गुफा देखेंगे तो आपको 7th से लेकर 12th तक इस शताब्दी के बीच यहाँ पर आपको उदयगिरी जिसे हम दूसरे नाम, इसका नाम क्या है? दूसरा नाम इसका है माधवपुर महाविहार, इस नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक ना। तो ये बुद्धिस्ट का एक मेजर सेंटर था। उसके बाद यहाँ पर आपको हाथी गुम्फा, अनंत गुम्फा, गणेश गुम्फा, जय विजय गुम्फा, फिर मनकापुरी गुम्फा, बाघा यहाँ पर व्याघ्रा गुम्फा, फिर लास्ट में आपको यहाँ पे सर्व गुम्फा। ये सारी यहाँ पे गुफा या गुफा दिखाई देंगी। आप गुम्फा भी बोल सकते हो, गुफा भी इन्हें बोल सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अब हम बात करते हैं इनके इम्पोर्टेंस की। जब हम इनके इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे सबसे पहले ये जो केव्स हैं, ये एलोरा और अजंता जितनी फेमस नहीं है, लेकिन जब आप इनके आर्किटेक्ट को देखेंगे तो ये एलोरा और अजंता के आर्किटेक्ट से काफ़ी उन्नत किस्म की यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। दोनों गुफाएं जो हैं यहाँ पर कौन कौन सी? आपकी उदयगिरी और खंडगिरी, ये दोनों 200 मीटर के आसपास ही हैं और दोनों आमने सामने हैं। लेकिन जो इनके जो कलात्मक और अलंकृत
जो इनको विशेष बनाती है वो ये है कि राजा खारवेल के शासनकाल के दौरान बड़े आवासीय ब्लॉक को यहाँ पर बनाया गया था। जो राजा खारवेल थे जिन्हें बाद में अशोक ने हराया था, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर बड़े बड़े हॉल का निर्माण किया गया था जो बड़े बड़े ब्लॉक के ऊपर टिके हुए थे। जब उन्होंने निर्माण के रास्ते में जो जैन मुनि हुआ करते थे, निर्माण के लिए जाया करते थे वो एक जगह से दूसरी जगह, तो शहर से बाहर गुफाओं में निवास करते थे। तो इन्हीं निवास स्थान को बनाने के लिए, यहाँ पर जो विश्राम स्थल थे इन्हें बनाने के लिए खारवेल ने यहाँ पर इन्हें निर्मित किया था। फिर आगे जाके इन पर अशोक का जब उड़ीसा पर शासन हुआ, कलिंग पर शासन हुआ, तो उन्होंने इन्हें और भी उन्नत और सुविधाओं से युक्त किया। फिर जो यहाँ पर नक्काशी की गई है, तो नक्काशी जब आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी उन्नत कोटि की आपको यहाँ पर नक्काशी देखने को मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये खिड़की की डिजाइन है, यहाँ पर आपको जैन और बौद्ध दोनों स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ये आप देखेंगे एक छोटा सा द्वार है, इसके अंदर पर्वत काट के पूरी एक मूर्ति बनाई गई है जो खड़ी मूर्ति है। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ये एक पैर दिखाई दे रहा है, दूसरा पैर यहाँ इस साइड है और ये पूरी मूर्ति खड़ी हुई है। तो यहाँ पर विशाल विशाल मूर्तियों का निर्माण किया गया। नक्काशी जो यहाँ पर की गई है, जो यहाँ पर पेंटिंग या फिर जो डिजाइन निकाली गई है, उसमें दो चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। पहला कौन सा, जो पौराणिक कथाएँ थी आपके यहाँ पर, जो पौराणिक कथाएँ हैं यहाँ पर आपके यहाँ पर उनको लिया गया है, और साथ में जो इतिहास से रिलेटेड यहाँ पर जो कहानियाँ हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। अब हिस्ट्री में जैसे कैसे अभी हमने बात की कलिंग, जो कलिंग का युद्ध हुआ था तो उसके भी यहाँ पर आपको चित्र देखने को मिलेंगे। कलिंग में विशेषता आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं और किशोर अपनी मातृभूमि को अशोक की सेना से बचाने के लिए जहूजत कर रहे हैं, ठीक ना। तो ऐसे यहाँ पर पेंटिंग देखने को मिलती हैं। जो गुफाएं हैं वो जैन भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई गई थी, और इनके अंदर पानी की निरंतर सप्लाई बनी रहे उसके लिए जो एक पतली सी छोटी सी नहर का निर्माण किया गया था। और इनमें जो आप देखेंगे कई सारे हॉल हुआ करते थे, एक हॉल दो हॉल, तो इनमें आपस में वार्तालाप करने के लिए छिद्रों का भी प्रयोग किया जाता था जिससे वो आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकें आपस में। दो विशेषता हुई इनकी। फिर दियों को जलाने के लिए अलग से जगह थी, तीसरी विशेषता है इसकी। और फिर इसका आप देखेंगे एक झुका हुआ फर्श जो हेडरेस्ट के तौर पर काम किया जाता है। तो यहाँ पर ये चार इसकी विशेषताएं हैं। कौन कौन सी, पहली एक नदी गुफा, एक नहर है, इन्हीं जो गुफाएं इनके अंदर जो पानी के निरंतर सप्लाई करती रहती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसकी थी कि यहाँ पर जब आप देखेंगे जाएंगे घूमने तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि वार्तालाप करने के लिए अलग अलग हॉल होते थे, तो आपस में वार्तालाप करने के लिए हॉलों की दीवार पर होल किए गए हैं, छिद्र किए गए हैं। फिर तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है यहाँ पर दिए जलाने के लिए, दिए के प्रकाश के लिए अलग से यहाँ पर छोटी छोटी चैम्बर्स का निर्माण किया गया है। और चौथी जो इसकी विशेषता है वो है झुका हुआ फर्श। अब झुका हुआ फर्श जिसमें आप अपने सिर को टिका के आराम से यहाँ पर आराम कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात की जाती है गुफाओं की। यहाँ पर एक और इसकी जो निकासी है वो पेंटिंग आप यहाँ पर देखेंगे। जो अब गुफा की बात की गई है यहाँ पर, ये जो गुफा है इसमें आप एक विशेषता देखेंगे। इस विशेषता को आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि गुफा जो है, कई गुफाएं यहाँ पर एक मंजिल की हैं, लेकिन कई सारी जो गुफाएं हैं वो दो मंजिल तक यहाँ पर बनाई गई हैं। एक नीचे है, एक उसके ऊपर है। तो ये दो मंजिल गुफा, दो मंजिल या डबल स्टोर गुफा यहाँ की काफ़ी विशेषताएँ हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऊपरी कक्ष को गहन अध्ययन के लिए कि अब जो ऊपरी कक्ष होते थे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नीचे वाले कक्ष हैं, ये ऊपर वाले कक्ष हैं। जो ऊपरी कक्ष थे वो गहन अध्ययन के लिए उपयोग किए जाते थे। अब हम बात करेंगे उदयगिरी। उदयगिरी की जो केव्स थी आपकी, उसका मतलब क्या था। उदयगिरी का मतलब होता है उगते सूरज की पहाड़ियाँ, ठीक। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो भुवनेश्वर से 7 किलोमीटर दूरी पर है। ये रॉक कट गुफाएं हैं। अब रॉक कट गुफा का मतलब क्या होता है, एक पूरी गुफा होती है, उसे काट काट के फिर उसके अंदर गुफा का निर्माण किया जाता है, उसे रॉक कट गुफा बोलते हैं। जो उदयगिरी है जो भुवनेश्वर से 7 किलोमीटर दूर है, मेघवाहक वंश के राजा खारवेल द्वारा 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्हें के आसपास इन्हें बनवाया गया था। अब जो खारवेल कलिंग राजा खारवेल थे वो किस वंश के थे, वो थे मेघवाहन। ये मेघवाहन वंश के शासक थे। इन्हीं के द्वारा यहाँ पर इन गुफाओं का निर्माण किया था। मेघवाहन, इन्हीं के द्वारा यहाँ पर इन गुफाओं का निर्माण किया गया था, जिससे अशोक ने बाद में कब्जा कर लिया था। मूल रूप से यहाँ पर जो टोटल गुफाओं की संख्या थी ये थी आपकी 117।
अब 117 में से वर्तमान में केवल 33 गुफाएं ही शेष रह गई हैं। वर्तमान में कितनी गुफाएं शेष है? ये 33 गुफाएं ही शेष रह गई हैं। उसमें से भी जब आप देखेंगे उदयगिरी के अंतर्गत यहाँ पे 18 गुफाएं आती हैं और खंडगिरी के अंतर्गत यहाँ पे 15 गुफाएं आती हैं। उदयगिरी जो स्तूप है आपका वो वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके अध्ययन के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में यहाँ पर जो विशेषता थी वो की गई है। इसके बाद जब आप आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो पुरावशेषों के बुद्ध के जो पाए गए हैं वो तारा, मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, जटा मुक्ता, आलोकेश्वर और टेराकोटा शिल्प शामिल हैं। यहाँ पर जब आप देखेंगे आगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कुमारी पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर एक आपको उड़ीसा में एक पर्वत श्रृंखला बनाई देखने को मिलेगी। कौन सी? कुमारी पर्वत श्रृंखला। अब ये कुमारी पर्वत श्रृंखला है, इसी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आपकी जो उदयगिरी और खंडगिरी हैं ये गुफाएं यहाँ पर आती हैं। अब यहाँ पर एक गुफा है गणेश गुफा, जिसे गणेश गुफा के नाम से भी जाना जाता है। अपने जैन तीर्थकर और अन्य मूर्तिकला नक्काशी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कौन सी? गणेश गुफा। फिर इसके बाद आती है आपकी रानी गुफा। रानी गुफा या फिर इसे गुफा भी बोल सकते हैं, गुफा। ठीक, इसे दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, गुफा गुफा वो दोनों बोल सकते हैं। तो इसकी जो विशेषता है ये अपने ध्वनिक गुणों के लिए जानी जाती है। इसके अंदर जो इको आवाज़ होती है उसके अंतर्गत ये जानी जाती है। यह उदयगिरी में एक 2 मंजिल मठ है और यह सबसे महत्वपूर्ण मठ एक माना जाता है। अब इसका एक काफ़ी फेमस आपने नाम सुना होगा, वो नाम है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। अब जो हाथी गुम्फा अभिलेख है आपका, ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है, वो भी खरवेल से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ 17 जो हाथी गुम्फा है आपका, इसकी विशेषता क्या है? हाथी गुफा, इसकी जो विशेषता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये 17 पंक्तियाँ उनकी एक 17 पंक्तियों वाली एक विजयों के साथ साथ उनकी नेतृत्व शैली का विवरण दिया गया है। जब कलिंग के राजा थे खारवेल, ये युद्ध पर जा रहे थे, तो इसका विवरण आप देखेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख में दिया गया है। ये 17 लाइनों में इसका विवरण है, जिसमें इनके द्वारा वहाँ पर जो संघर्ष किया गया उसके बारे में बताया गया है। उदयगिरी और उदयगिरी की जो ऐसा ऐतिहासिक गुफाएं हैं वो किसके लिए जानी जाती हैं? वो अपने पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों के लिए जानी जाती हैं। फिर इसके बाद अगला नंबर आता है खंडगिरी की गुफाएं। जो आपके खंडगिरी की गुफाएं हैं, इनका जो रिनोवेशन करवाया गया था, ये करवाया गया था आपका किसके द्वारा? ये आपका रिनोवेशन करवाया गया था जो यहाँ पर शासक थे, ये शासक थे आपके सोमवंशी शासक, सोमवंशी डायनेस्टी के शासक थे आपके कौन? उद्धव केसरी। इनके द्वारा यहाँ पर इनका जीर्णोद्धार करवाया गया था। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारी गुफाएं देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे पहली कौन सी है? बारहभुजी गुफा। बारहभुजी गुफा, इसमें आप देखेंगे 12 भुजाओं वाली शासन देवी एक दूसरे के सामने हैं। साथ ही तीर्थकर की मूर्तियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर एक 52 भुजाओं वाली एक शासन देवी है और साथ में तीर्थकर की मूर्तियां भी आपको देखने को मिलेंगी। तीर्थंकर्स कैन एल्सो बी फाउंड हेयर, ठीक ना। फिर इसका आता है आपका त्रिशूला गुफा। त्रिशूला गुफा में आप देखेंगे यहाँ पे 24 जैन तीर्थकर जो थे आपके 24 जैन तीर्थंकर्स जो इनके थे, उनको उनके जो चित्र हैं वो दीवारों पर बनाए गए हैं, ठीक। और सबसे विशिष्ट जो यहाँ पर मूर्ति है वो किसकी है? वो इनके जो तीर्थकर थे ऋषभदेव, इनकी यहाँ पर सबसे यूनिक पेंटिंग बनाई गई है या फिर मूर्ति बनाई गई है। फिर इसके बाद आपकी आती है अंबिका गुफा। अंबिका गुफा का मतलब क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर यक्ष और यक्षिणी इनके स्टैचू यहाँ पर बनाए गए हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे गुफा नंबर 11 और गुफा नंबर 12 आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। जो गुफा नंबर 11 और गुफा नंबर 12 हैं, आप 14 हैं, दो यहाँ पर गुफा देखेंगे, अब एक तो 11 और एक 12। गुफा नंबर 11 की जो दीवार है उस पर जैन तीर्थकर महावीर और पार्श्वनाथ जी की यहाँ पर नक्काशी की गई है। किन किन की? महावीर की और पार्श्वनाथ जी की, ठीक। और जो गुफा नंबर 14 है आपकी, ये हमें बताती है एकादशी गुफा के नाम से इसे जाना जाता है। जो 14वें नंबर की केव है आपकी, इसे एकादशी के नाम से जाना जाता है, एकादशी गुफा के नाम से जाना जाता है। और
यह एक बुनियादी कक्ष है। तो ये जो मुख्य बातें थी, ये किसकी बातें थी? ये थी आपकी उदयगिरी और खंडगिरी, जो आपकी कहाँ पर थी? ये थी आपकी उड़ीसा में। अब हम बात करते हैं आगे भाजा की गुफाएं। भाजा की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपको देखने को मिलेंगी, ये जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ पर पुणे के क्षेत्र में, लोनावाला मुंबई के पास जो भाजा पहाड़ियाँ हैं वहीं पर आपको ये देखने को मिलेंगी। अब इनके जो गुफाओं की जो ऐतिहासिकता है वो ये है कि ये व्यापार मार्ग पर स्थित थी। अब जो व्यापार मार्ग कौन सा था? आपका व्यापार मार्ग था अरब सागर से पूर्व की वो दक्कन के पठार तक जाती थी। ये जो पूरा आपका व्यापार मार्ग था यहीं के बीच में ये पाई जाती थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो भाजा बस्ती है उससे 400 मीटर ऊपर 22 कितनी यहाँ पर गुफाएं? 22 रॉक कट केव्स यहाँ पर पाई गई हैं। इनका संग्रह है वो पूरा पाया गया है। अब जो माना जाता है कि इनका जो विकास का क्रम था वो क्या था? इनका जो डेवलपमेंट फेज था, इनका जो डेवलपमेंट फेज माना जाता है वो माना जाता है आपका 200 ईसा पूर्व, ठीक, यानी कि मोटा मोटी 2200 साल पहले इनको यहाँ पर माना जाता है। फिर अब जो इनकी विशेषताएं हैं उसकी बात करेंगे। विशेषता में सबसे आप देखेंगे जो बौद्ध धर्म, ये जो भाजा की गुफाएं हैं बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। भाजा की गुफाओं का स्थापत्य डिजाइन कार्ले की जो गुफाएं हैं उनके समान है। तो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो इनका जो आर्किटेक्चर है यानी कि जो स्थापत्य है गुफाओं का भाजा के केव्स का, ये किसके सिमिलर है? ये आपके कार्ले को जो आपके केव्स है उसके समानांतर या फिर उसके बराबर है, ठीक, पहली चीज़। दूसरी, ये जो गुफाएं हैं आपकी कौन सी? भाजा की गुफा, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ये रिप्रेजेंट करती हैं बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा को। अब यहाँ की जो सबसे अनूठी विशेषता है इन गुफाओं की वो क्या है? इन गुफाओं की सबसे बड़ी विशेषता वो है डूबते सूरज की किरणें गुफा के अंदर प्रवेश करती हैं। यहाँ पर आप देखें, द मोस्ट यूनिक फीचर्स ऑफ द केव इज दैट द रेज ऑफ द सेटिंग सन इंटर इनसाइड द केव्स। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है कि जो डूबते हुए सूरज की जो रोशनी है, किरणें हैं, वो गुफा के अंदर तक प्रवेश करती हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो स्तूप नंबर 14 है, जो स्तूप यहाँ पर है और जो 14 संख्या में है, एक झुंड में व्यवस्थित है। गुफा की सबसे उल्लेखनीय विशेषता है ये जो 24 यहाँ पर जो टोटल 14 स्तूप हैं, ये यहाँ की विशेषता है। अब ये आगे जो हम देखेंगे इसमें तो हम पाएंगे यहाँ पर ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव दैट, कि वे भिक्षुओं के अवशेष रखते हैं। जो टोटल यहाँ पर स्तूप थे 14, वो स्तूप किसके काम आते थे? जो यहाँ पर भिक्षु रहते थे और यहीं पर जिनकी डेथ हो जाती थी, जो यहीं पर अब मोक्ष, ये मतलब जिनकी डेथ हो जाती थी यहीं पर शरीर को त्याग देते थे, उनके जो शरीर के अवशेष होते थे उन्हें इन स्तूपों में रखा गया है। ये यहाँ पर स्तूपों की विशेषता, जो 14 स्तूप हैं, अभी हमने वैसे की बात की थी। 14 स्तूपों में से आप देखें 5 स्तूप हैं जो छोटे हैं, वो अंदर की तरफ बनाए गए हैं गुफाओं में, और बाकी के 9 स्तूप बाहर बनाए गए हैं। अब जो भाजा है, ये भाजा के विहारों को 2 स्तरों में बांटा गया है, पहली बात। दूसरी बात, भाजा में मूर्तिकला अलंकरण के साथ केवल एक विहार है। जो कई सारे विहार होते थे जहाँ पर जो मोस्क होते थे, जो यहाँ भिक्षु होते थे, यहाँ पर जो निवास करते थे, उन्हें विहार बोलते थे, ठीक। और जहाँ ये पूजा करते थे उसे हम लोग चैत्य बोलते थे। ये हमने पहले भी देखा था और इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, वहाँ पर फिर से एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। तो जो विहार होते थे, जहाँ पर जो मॉस्क होते थे वो यहाँ पर निवास करते थे, वहाँ पे आप देखें मूर्तिकला का अलंकरण के साथ केवल एक ही विहार यहाँ पर पाया गया है। आगे जाके जब आप देखेंगे तो अंतिम गुफा के पास एक शानदार जलप्रपात है। यहाँ पर जो टोटल कई गुफाएं हैं उसमें जो अंतिम गुफा है वहाँ पर एक शानदार जलप्रपात दिखाई देगा, जिसका पानी मानसून के मौसम में तल पर एक झील का निर्माण करता है, क्योंकि सारा पानी इकट्ठा हो जाता है तो ये यहाँ पे झील के रूप में निर्माण करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण NASI ने शिलालेखों और गुफा मंदिर को राष्ट्रीय महत्व के रूप में नामित किया है। और इसकी जो विशेषता हम देख के आए थे वो क्या थी? वो थी आपकी कार्ल जो भाजा की गुफाएं थी वो आपकी कार्ले की गुफाओं की स्थापत्य शैली के समान थी। अब आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम किस पर? आगे हम बात करेंगे अपने बादामी केव्स पर। जो बादामी केव्स हैं आपकी, ये किससे संबंधित है? ये चालुक्य शासकों से संबंधित है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? ये आपको देखने को मिलेंगी कर्नाटक राज्य में।
ये आपको कर्नाटक राज्य में देखने को मिलेंगी। इसकी पूरी जो लोकेशन है वो आप देखेंगे यहाँ पर। मंदिर उत्तर में कर्नाटक के बागलकोट जिले में, कर्नाटक में एक जिला है कौन सा, बागलकोट, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी बादामी की केव्स है। अब ये जो बादामी की केव्स हैं ये आपको बागलकोट डिस्ट्रिक्ट का कर्नाटका के नॉर्थ में देखने को मिलेगा। अब ये जो केव्स हैं ये किस किस को रिप्रेजेंट करती हैं, ये हिंदू धर्म को और जैन धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो गुफा है कौन सी, इस 6वीं शताब्दी की हैं, ठीक। उसके बाद भारतीय रॉक कट वास्तुकला जो मैंने आपको बताया था पहाड़ों को काटकर बनाया गया, विशेष रूप से बादामी वास्तुकला के उल्लेखनीय उदाहरण है। अब जो इसकी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो इसका बैकग्राउंड है उसमें हम समझेंगे। जो चालुक्य डायनेस्टी थी, चालुक्य एम्परर्स थे, उनके द्वारा इन गुफाओं का, जो बादामी गुफाएं जिन्हें प्रारंभिक चालुक्य के रूप में भी जाना जाता है, 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनका निर्माण करवाया गया था। अब इन्हें जो टोटल इनका जो निर्माण कार्य है ये 1 से 4 तक इन्हें गिना जा सकता है। केवल गुफा 3, अब जो 1 से 4 तक गुफा है उसमें से केवल 3 नंबर की जो गुफा है उसमें आप देखें केवल विष्णु को समर्पित एक मंदिर है जो सटीक तिथि का है। जो यहाँ पर विष्णु का मंदिर है ना, जो केवल नंबर 3 में है, वो केवल सटीक तिथि का है, और बाकी यहाँ पर जो तिथियाँ हैं उन्हें आप एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते। यहाँ मिले एक शिलालेख के अनुसार, यहाँ पे एक शिलालेख मिला है, उसके अनुसार जब आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा कि क्या मंगलेश, एक व्यक्ति थे यहाँ पर मंगलेश, उनके द्वारा इन गुफाओं का रिनोवेट करवाया गया था, या फिर अभ्यारण्य को शक 500 जो सौर कैलेंडर था उसमें समर्पित किया गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जो नवीनतम गुफा है सबसे बड़ा यहाँ आप देखेंगे नवीनतम गुफा भारत का सबसे पुराना हिंदू मंदिर माना जाता है, ठीक। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे जो इसके फीचर्स हैं, तो पुरानी कन्नड़ भाषा में लिखे एक अभिलेख के अनुसार रॉक कट 6वीं शताब्दी की, यहाँ पर एक कन्नड़ भाषा में पुराना अभिलेख मिला है, उसके अनुसार यहाँ की तिथि जो मानी गई है वो 6वीं शताब्दी मानी गई है। अब जो इसकी विशेषता है उस पर हम चर्चा करेंगे। जो इसके फीचर्स हैं किसके, बादामी गुफाओं के, जो यहाँ के फीचर्स हैं ये हैं कि वंश की, चालुक्य जो वंश था उसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे थी, बातापी नगर, ठीक। इनकी जो चालुक्य डायनेस्टी थी, इनकी जो प्रारंभिक डायनेस्टी थी ये थे आपकी बातापी नगर का, उसी का एक आधुनिक शहर था कौन सा, बादामी, ठीक, जिसका आधुनिक नाम बादामी है। बातापी नगर को ही बादामी कहा जाता है, जो 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा करता रहा था। फिर उसके बाद बादामी एक मानव निर्मित झील के पश्चिम की ओर स्थित है। यहाँ पर एक झील है जो मानव निर्मित है, जो उत्तर और दक्षिण में पत्थर की सीढ़ियों के साथ एक मिट्टी के, यहाँ पर आप देखेंगे लेक का निर्माण होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे बिल्ड बाय स्टोन स्टेप्स ऑफ द साउथर्न, ठीक। फिर आगे आप जाके यहाँ पर पाएंगे कि जो कुल 4 गुफा मंदिर हैं, इन सभी मंदिरों में हिंदू देवताओं की मूर्तियों के साथ सुंदर नक्काशी भी की गई है। यहाँ गुफाओं में जब भी आप देखने जाएंगे ना तो आपको वहाँ पर एकदम लग्जीरियस आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा, जो वर्तमान में पॉसिबल नहीं है। उस टाइम केवल छेनी और हथौड़े से द्वारा बनाया जाता था, कंप्यूटर भी उस टाइम नहीं थे। तो यहाँ पर इन मंदिरों की जो वास्तुकला शैली है वो भारतीय नागर शैली, जो उत्तर भारत का नाम की नागर शैली है उसकी, देखिए क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मंदिर है आपके कौन सी, बादामी गुफाओं के, इनकी जो वास्तुकला है, इनका जो आर्किटेक्ट है वो आपको उत्तर में जो नागर शैली है और दक्षिण में जो द्रविड़ शैली है। अब ये क्या होता है, नागर शैली द्रविड़ शैली, इसे हम जाके ये मंदिर स्थापत्य कला की शैली होती है, ठीक। आप उत्तर भारत में देखेंगे तो आपको छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे, उनके ऊपर गोल गुंबदाकार आकृति होती है, वो नागर शैली की जाती है। और आप दक्षिण में देखेंगे आपको लंबे लंबे मंदिर दिखाई देंगे ऐसे, फिर वो बहुत ऊंचे ऊंचे, वो मंदिर होते थे आपके द्रविड़ शैली के। तो इन दोनों का जो मिला जुला स्वरूप है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, कहाँ पर, बादामी में जो स्थापत्य कला है वहाँ पर। अब इसके बाद बात आती है, प्रत्येक गुफा में एक गर्भगृह, जो गुफाएं हैं उसमें एक गर्भगृह होता था, एक हॉल होता था, एक बरामदा होता था, और स्तंभ सभी शामिल हैं, स्तंभ होते थे, ये सभी शामिल हैं यहाँ पर, ठीक।
गुफा मंदिरों का स्थान सुंदर नक्काशी और अद्भुत मूर्तियों से सुशोभित होता था। एक जलाशय देखा जा सकता है, यहाँ पर एक जलाशय भी पाया जाता था। अब जो गुफाएं हैं उनकी हम बात करेंगे। जो गुफा नंबर पहली है यहाँ पर, गुफा नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, उसमें आप देखेंगे भगवान शिव को समर्पित एक नटराज की मूर्ति भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक ना, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको नटराज की मूर्ति भी देखने को आपको मिलेगी, जिसकी कितनी 18 भुजाएं हैं। ठीक, फिर ये जो नटराज की मूर्ति है ये लाल बलुआ पत्थर से इस गुफा को काट के बनाई गई है। ठीक, इस गुफा के अंदर भी बरामदा, कई सारे स्तंभ के ऊपर एक हॉल, गर्भगृह, ये सब आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हम आएंगे अपने सेकंड केव पर, जो दूसरी गुफा थी उसके ऊपर। दूसरी गुफा में बताती है, वो क्या बताती है, दूसरी गुफा भी हमें बताती है कि उसका भी निर्माण किया गया था। वो जो बलुआ पत्थर था, लाल बलुआ पत्थर था, उसे काट के बनाया गया था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षक हैं। जो हिंदू में जो कॉन्सेप्ट चलता है कि भगवान जो विष्णु हैं वो पूरे प्रिजर्वर हैं कहाँ के, यूनिवर्स के। ठीक, और यह गुफा उन्हीं को समर्पित की गई है। ठीक, दूसरे नंबर की गुफा है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। एक छवि में भगवान विष्णु को एक त्रिविक्रम यानी कि बौना के रूप में दर्शाया है, जिसमें एक पैर पृथ्वी पर और एक दूसरा पैर है वो आपका आकाश में दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। फिर इसका आती है आपकी गुफा नंबर 3। गुफा नंबर 3 में अब जब देखेंगे, ये आपकी गुफा नंबर 3 है, ये वाली। यहाँ पर आप देखेंगे ये पिलर है, ये सारे पिलरों की पूरी सीरीज़ है, बीच में एक कॉरिडोर है छोटा सा, और यहाँ पर आप देखें विष्णु भगवान की मूर्ति है। तो ये जो गुफा है तीसरी, इसको जो निर्माण किया गया था ये 578 ईसा पूर्व की है। और गुफा के सामने ऊंचाई लगभग 70 फीट तक है। जो मंदिर वास्तुकला है, यहाँ पर भी आपको विष्णु भगवान की मूर्ति देखने को मिलेगी, जो विभिन्न मूर्तियों को ध्यान में रखकर आकर्षित का केंद्र है। भगवान विष्णु को यहाँ अनेक विभिन्न अवतारों, इस यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले एरिया में, ये जो गुफा नंबर 3 है, यहाँ पर आपको विष्णु भगवान के कई सारे अवतार देखने को मिलेंगे। कौन कौन से अवतार, जो उनके अवतार माने जाते हैं, एक तो नरसिम्हा वाला, फिर उसके बाद जो अगला बराह वाला, फिर हरिहर वाला जो शिवा विष्णु का साथ में माना जाता है, फिर त्रिविक्रम के रूप में भी इन्हें यहाँ पर दर्शाया गया है। किसमें, गुफा नंबर 3 में। फिर बात आती है गुफा नंबर 4 की। गुफा नंबर 4 में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे जो 24वें तीर्थंकर थे, महावीर, भगवान जो महावीर थे जैनियों के, उनको समर्पित गुफा नंबर 4 है। ये आपकी गुफा नंबर 4 है। ये किसे समर्पित है, 24 तीर्थंकर ऑफ जैन महावीर, इन्हें ये डेडिकेटेड टू लॉर्ड महावीर को की गई है। फिर यहाँ पर जो गुफा को 4 गुफाओं में सबसे नवीनतम माना जाता है, ये जो गुफा है आपकी चौथे नंबर की सबसे नवीनतम मानी जाती है। ठीक, इस मंदिर में बैठे हुए भगवान, अब भगवान जो महावीर है उनकी जो आकृति है वो बैठी हुई आकृति दिखाई गई है। तो ये बात की हमने कहाँ की, बादामी की। इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये हमने कवर की आपकी कौन कौन सी गुफाएं आज कवर की, हमने कवर की सबसे पहले आपकी बाघ, फिर हमने इसी हिसाब से देखा था उदयगिरी और खंडगिरी और बादामी। इससे पहले हम देख चुके हैं अजंता, एलोरा, भीमबेटका, बाघ, ये सारे हम देख चुके हैं। तो आपकी मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट केव्स हैं वो हमने कवर कर ली हैं। और इसके बाद जो एक वीडियो और आएगा उसमें जो इंपॉर्टेंट केव्स हैं और उनकी लोकेशन है उसको मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा एक वीडियो में। ठीक, जो लास्ट वीडियो होगा केव आर्किटेक्चर का, फिर उसका हम पहुँचेंगे मंदिर स्थापत्य पर या फिर महल स्थापत्य पर, उसको देखेंगे। तो उस पर जाने से पहले सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो यूपीएससी या फिर किसी स्टेट पीसीएस में आए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 2013 में आया था। 2013 में जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था कि सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स कॉल्ड चैत्स, मतलब कि कुछ बौद्ध चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं को चैत्य कहा जाता है। वाइल द अदर्स आर कॉल्ड विहाराज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक, कुछ जो चट्टान है उन्हें काटकर जो गुफाएं बनाई जाती है उन्हें चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार कहा जाता है। तो दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। ये आपको एनसीईआरटी और किसी भी अच्छी स्टैंडर्ड बुक में देखने को मिल जाएगा। जो हमने पीडीएफ अवेलेबल करवाई थी उसमें भी है। तो अगली बार जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें एक बार उस पीडीएफ को जरूर पढ़ें। तो इसमें ऑप्शन ए आपको क्या कहता है, ऑप्शन ए आपको कहता है बिहार जो स्थान होता था वो पूजा के लिए जाना जाता था। बिहार इज द प्लेस ऑफ वर्शिप, वाइल चैत्य इज द
जो चैत्य जो थे वो भिक्षुओं के निवास स्थान माने जाते थे। ठीक, पहला। दूसरा जो ऑप्शन है वो हमें क्या बताता है, दूसरा ऑप्शन बताता है चैत्य जो थे वो पूजा स्थल थे, जबकि जो विहार जो हुआ करते थे वो निवास स्थल हुआ करते थे। तीसरा ऑप्शन हमें बताता है कि चैत्य जो गुफा के दूर छोर पर एक स्तूप है, जबकि विहार हॉल अक्षीय है। और डी हमें बताता है देयर इज नो डिफरेंस, नो मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द टू, यानी कि दोनों के बीच कोई भौतिक अंतर नहीं है। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमें बात की थी कि जहाँ बौद्ध भिक्षु या जैन भिक्षु जहाँ निवास करते थे वो जगह आपकी बिहार कहलाती थी, बिहारा कहलाती थी। और जहाँ ये लोग बगल से इसी के एक रूम होता था छोटा सा, जहाँ ये लोग पूजा करते थे, ध्यान लगाते थे, उसे चैत्य कहा जाता था। तो इसके अनुसार चैत्य इज द प्लेस ऑफ वर्शिप। ठीक, चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता था। और वेयर इज द जो निवास करने वाला क्षेत्र हुआ था उसे क्या कहते थे, उसे विहाराज कहते थे। तो आपका आंसर भी सही हो जाएगा। पिछले वीडियो में भी हमने इसे कवर किया था। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कब आया है, वो आपका 2006 में आया है। इसमें हमने सभी चीज़ों को नहीं देखा है, लेकिन लगभग इस क्वेश्चन में को आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कई चीज़ों को यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो हम देख चुके हैं। तो इसमें क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, मतलब कौन सा पेयर इनमें करेक्टली मैच्ड है। जहाँ 4 पेयर दिए गए हैं जिसमें से एक सही है, 3 गलत है, तो उसमें आपको 3 को जो गलत है उसे पहचानना है, सॉरी जो सही है उसे पहचानना है। 2006 में यूपीएससी में आया था। तो इसमें आंसर क्या क्या दिए गए हैं, पहला आपका दिया गया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश। ठीक, हेमकुंड गुरुद्वारा ये कहाँ बताया गया, ये बताया गया है हिमाचल प्रदेश में। फिर उदयगिरी की गुफाएं कहाँ बताई गई हैं, ये महाराष्ट्र में बताई गई हैं। और लास्ट में जो है अमरावती बौद्ध स्तूप, ये आपका आंध्र प्रदेश में बताया गया है। तो इसमें हमें पहचानना है कि कौन सा इसमें सही मैच किया गया है। तो उसको पहचानने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले इनकी लोकेशन देखनी पड़ेगी। जब देखेंगे जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ आपका, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ, ये सारे कहाँ पाए जाएंगे आपके, ये सारे आपके पाए जाएंगे बिहार में। ठीक, और फिर हेमकुंड जो आपका गुरुद्वारा है, ये गुरुद्वारा कहाँ है आपका, ये हिमाचल प्रदेश में ना होकर ये आपका उत्तराखंड में है, यूटी। ठीक, और फिर जो उदयगिरी की केव्स हैं जो अभी हमने रिसेंटली बात की है, ये कहाँ पर हैं, ये आपकी उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में आपकी कौन कौन सी हैं, अजंता, एलोरा, ये आपको महाराष्ट्र में दिखाई देंगी। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका अमरावती बुद्धिस्ट स्तूप कहाँ पर है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कौन सा, ये है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें भी हमें जो सही स्टेटमेंट है उसे पहचानना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो हमें बताया गया है वो कौन सा है, सबसे पहला स्टेटमेंट हमें बताया गया उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स वर मेड अंडर द कलिंग किंग खारवेला इन द 1st and 2nd century। ठीक, दूसरा जो पॉइंट है वो हमें बताता है द केव कॉम्प्लेक्स हैज बोथ मैन मेड एंड नेचुरल। तो इसका जो हिंदी आंसर ट्रांसलेट होगा वो क्या होगा, इसमें ये पूछा गया है उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण 1ली और 2री शताब्दी में कलिंग राजा खारवेल के अधीन किया गया था। ठीक है, दूसरी लाइन जो हमें बताती है वो बताती है गुफा परिसर में मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों तरह की गुफाएं हैं। तो यहाँ पर इनकी बात की गई है। तो जब आप इन्हें देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, मैंने क्या बताया था, इनका जो निर्माण हुआ था वो कलिंग राजा खारवेल के द्वारा किया गया था 1ली और 2री सेंचुरी में। तो पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। दूसरा जो आंसर है यहाँ पर वो है, यहाँ पर जो गुफाएं पाई जाएंगी वो प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित भी है। तो इसके दोनों आंसर सही हो जाएंगे, तो ये सी हो जाएगा, बोथ। फिर इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आता है, वो बताता है, वो क्या बताता है, वो हमें बताता है कि इस पर भी विचार करना है। ठीक, क्योंकि यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, सही पता करना है हमें। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप देखिए, विचार करना, फिर यहाँ पर आप देखिए सही पूछा गया है या फिर गलत पूछा गया है, उसी के अनुसार इस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में के महायान संप्रदाय का प्रतिनिधित्व भाजा गुफाओं द्वारा किया जाता है। तो भाजा की जो गुफाएं हैं वो आपके बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिर दूसरी लाइन जो बताई गई है वो है भाजा गुफाओं का स्थापत्य डिजाइन अजंता गुफाओं के समान है। ये यहाँ पर इतनी बात की गई है। भाजा गुफाओं का आज हमने कवर किया था, अजंता हमने लास्ट
पिछली वीडियो में किया था जो पार्ट 1 था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और लिंक भी आपकी वीडियो की टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी। अब हम आते हैं अपने इस वाले वीडियो पे, इसका आंसर हम देखते हैं क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे, पहले इस पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो यहाँ पर बात की गई बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रतिनिधित्व भाजा गुफाओं के द्वारा किया जाता था, तो ये आपका बिल्कुल गलत होगा। ये गलत क्यों होगा? क्योंकि बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय नहीं बल्कि हीनयान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय, इस संप्रदाय का प्रतिनिधित्व भाजा की गुफाओं के द्वारा किया जाता था। ठीक, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे पे। दूसरे पे बात करेंगे तो इस पे हम आएंगे किस पर? इस पे हम आते हैं पहले इस पे, भाजा गुफाओं का स्थापत्य डिजाइन किससे संबंधित है? अजंता गुफाओं से। अभी मैंने आपको बताया ये अजंता गुफाओं नहीं बल्कि कार्ला के जो केव्स थी, कार्ले की जो केव्स थी उससे संबंधित है। तो आपका दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे ना तो 1 और ना ही 2, आंसर डी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात की गई थी इसकी। तो ये आज हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। इसकी जो और भी इम्पोर्टेंट जो 2-4 केव्स हैं जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ उनकी केवल लोकेशन इम्पोर्टेंट है और कब उनका निर्माण किया गया था ये इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम देख लेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में आती हैं और कब इनका निर्माण हुआ था या फिर कब उन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आगे जाके अगला जो पार्ट है वो आर्ट एंड कल्चर का हम अपना अगला पार्ट शुरू करेंगे। उसमें हम देखेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर स्थापत्य, जो द्रविड़ शैली और नागर शैली अपनी बात की थी उससे हम संबंधित उसे समझेंगे। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और इसकी जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करवा दी जाएंगी। उसकी मैंने इंग्लिश की पार्ट 1 की अपलोड कर दी है, पार्ट 2 की भी इस वीडियो के बाद अपलोड कर दी जाएगी और हिंदी की पार्ट 1 और पार्ट 2 की दोनों की एक साथ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। वो अपने आप में संपूर्ण PDF है, उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे बन जाएंगे। और इसकी जो PDF है वो भी आपको निरंतर ऐसे ही मिलती रहेंगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, उसको भी ज्वाइन कर लें, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे हमारे अपडेट्स के लिए चैनल को